अध्याय 141 नई सशस्त्र मिलिशिया की पहली लड़ाई। वू येजुन थोड़ा मुस्कुराया और संयत होकर उत्तर दिया, वास्तव में मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं जिसने आप दोनों के बीच अजीब निकटता देखी है। मेरा मतलब है, बाई जेमिन स्पष्ट रूप से आपके साथ एक नौकरानी या एक सामान्य सहायक की तरह व्यवहार नहीं करती है और वह निश्चित रूप से आपकी परवाह करता है और जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आती है तो आपकी राय को महत्व देता है। जब तक वे दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जानते, ऐसा कौन करेगा? लिली केवल मुस्कुराए और इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। वास्तव में टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं था और हर कोई जो चाहे सोच सकता था या मान सकता था। ये देखते हुए कि वह उस बातचीत को जारी नहीं रखना चाहती थी, वू येजुन ने अपना सिर हिलाया और जोर नहीं दिया। अगर यह कोई और होता तो वे उससे डर सकते थे क्योंकि समूह में उसकी स्थिति काफी ऊंची थी, लेकिन बाई जेमिन की सीधी देखरेख में रहने वाले व्यक्ति के रूप में वू येजुन की स्थिति बहुत डरने वाली नहीं थी और जब तक उसे दिया गया था आवश्यक सम्मान करे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगभग 5 मिनट के बाद बाई जेमिन ने अपने चेहरे पर बनी पसीने की कुछ बूंदों को पोंछ दिया और एक गहरी सांस ली और अपने रक्त हेरफेर कौशल को रद्द कर दिया, जिसके कारण लाल लौ ने तरल रक्त को वाष्पित कर दिया और मध्य हवा में बुझ गई। जानवर के माथे से लेकर शरीर के पिछले हिस्से तक एक बड़ा घाव देखा जा सकता था, मानो वह शरीर को 2 भागों में विभाजित करना चाहता हो। प्रबलित लौह सुआ का धातु कवच अविश्वसनीय रूप से कठिन था और इसे काटने के लिए बाई जेमिन को अपने रक्त हेरफेर कौशल को हर समय सक्रिय रखना पड़ता था, जिसने उसके बहुत से मन की खपत की थी। शरीर से उतरने के बाद बाई जेमिन इस समूह के प्रभारी व्यक्ति झेंग यान की ओर चली और आदेश दिया, अभी काम करना शुरू करें। जितनी जल्दी आप इसे खत्म करेंगे उतना बेहतर होगा। वास्तव में यदि संभव हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे खत्म करें अधिक से अधिक 3 दिनों के भीतर। 3 दिन। झेंग यांग थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उसने मना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया। यह मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। बाई जेमिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और जियो लाओ सांप के कटे हुए तराजू के ढेर की ओर इशारा करने से पहले उसके कंधे पर हल्की थपकी दी और जियोमिन से कहा, जब तराजू का काम पूरा हो जाए तो किसी को उन्हें सीधे ले जाना चाहिए, मेरा विला। समझा? जियोमिन ने सिर हिलाया और काम पर लौटने से पहले तीनों को विदा कर दिया। बिगिनिंग विलेज के दक्षिण में एक सड़क पर एक संशोधित बस, एक डोनफेंग ट्रक और 3 जीपों वाला एक काफिला धूल का बादल उठाता हुआ बिना रुके आगे बढ़ गया। मुख्य जीप में बाई जेमिन यात्री सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। पेड़ सरसराहट कर रहे थे और उसने कभी कभी खून से सनी घास में कुछ लाशें या टूटी हुई लाशें देखी। कैंप बैकवान तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन इससे पहले बाई जेमिन को आसपास का माहौल साफ करना था, जितना संभव हो उतने संसाधन इकट्ठा करने थे, बचे हुए लोगों को ढूंढना था, अपनी शक्ति का विस्तार करना था और नए सशस्त्र मिलिशिया को धीरे धीरे लड़ाई के लिए तैयार करना था। अन्यथा यदि उसके समूह और विरोधी खेमे के बीच लड़ाई छिड़ जाती तो उसके सैनिक गोलियों की पहली आवाज सुनते ही घबरा जाते और भाग जाते। लगभग 2 घंटे तक सावधानी से गाड़ी चलाने और सड़क को अवरुद्ध करने वाली कई बाधाओं से गुजरने के बाद बाई जेमिन ने इशारा किया और लुओ चेंग ने सड़क के किनारे वाहन रोक दिया। नन्हा लुओ निंग पिछली सीट पर लिलिथ के साथ खुशी से बातें कर रहा था। यह महसूस करते हुए कि वाहन ने गियर बंद कर दिया है, उसने आगे देखा और उत्सुकता से पूछा, बड़े भाई बाई, क्या हम ज़ोबी को मार रहे हैं? ये सही है। बाई जेमिन ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वाहन से बाहर निकल गई। अंततः मैं भी स्वयं को मजबूत बना सकता हूं। छोटी लड़की जीप से बाहर कूदी और चमकती आंखों से आसपास की ओर देखने लगी। लुओ चेंग ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए, क्योंकि उसने उसकी आंखों में भावनाएं देखी। इस छोटी लड़की ने पूरी दोपहर बाई जेमिन के साथ आलिंगन का अभिनय किया था और जब उसने उससे पूछा कि क्या वह उसे लाशों का शिकार करने के लिए ले जा सकता है तो उसने भी संकोच नहीं किया और सहमत हो गया। वास्तव में लुओ चेंग उसका आभारी था। आखिरकार अगर लुओ निंग विकसित हो सकती है और मजबूत बन सकती है तो यह उसके लिए बहुत बेहतर होगा अगर उसके साथ कुछ बुरा होता, जो उसका एकमात्र परिवार था। इस नई दुनिया में शक्ति और दुर्भाग्य से साहस की आवश्यकता थी।
दूर से लड़ना लुओ चेन के लिए ठीक था, लेकिन जब तक उसे ज़ोंबी संक्रमण के खिलाफ किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती, उसके लिए आमने सामने लड़ने का साहस जुटाना असंभव था। चेन हे दूसरी जीप से बाहर निकला और बाय जेमिन के बगल में खड़ा हो गया क्योंकि वे 500 मीटर आगे शहर की ओर देख रहे थे। पीछे फू जुएफेग और कांग लैन 29 हथियारबंद लोगों को कुछ आदेश दे रहे थे जो वे इस बार अपने साथ लाए थे। बाकी लोगों के लिए वे शिविर की सुरक्षा के लिए शुरुआती गांव में रुके थे। बाय जेमिन ने फू जुएफेग की ओर देखा और फू जुएफेग ने पूरी गति से शहर की ओर बढ़ने से पहले सिर हिलाया। वर्तमान में वह 19वें स्तर पर पहुंच गया है और हर बार ऊपर पहुंचने पर चपलता और सहनशक्ति में अपने अंकों के साथ साथ प्राप्त अन्य आंकड़ों के योग का उपयोग करता है। फू जुएफेग वर्तमान में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 5 गुना तेज था, जिसे सोल पावर द्वारा पोषित नहीं किया गया था। कुछ ही देर में वह छोटे शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और आकाश में शोर मचाते हुए गोली चलाने लगा। क्षेत्र के ज़ोंबी उससे निकलने वाली मजबूत आत्मिक शक्ति के साथ साथ गोलियों की आवाज से आकर्षित हो गए और उसकी दिशा में लड़खड़ाने लगे। कुछ ही समय में 1000 से अधिक लाशें उसे घेरने के इरादे से इकट्ठा हो गईं और उनमें से कई को मारने के बाद फू जुएफेग को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, अन्यथा वह भी दयनीय रूप से मर जाता। नए भर्ती हुए उग्रवादियों ने ठंडी हवा का झोंका लिया जब उन्होंने 1000 लाशों की लहर को अपनी ओर बढ़ते देखा। 1000 से अधिक लाशों के खिलाफ 30 अप्रशिक्षित हथियारबंद लोग। वे स्वाभाविक रूप से डरे हुए थे और हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कदम पीछे हट गया। तभी बाय जेमिन की आवाज हर जगह गूंज उठी, यदि आप में से कोई भी भाग जाता है तो एक महान नागरिक के रूप में आपका अधिकार तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी मेरे या अपने तत्काल नेता के आदेशों की अवज्ञा करने का साहस करता है तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। किसी भी अन्य नौकरी को प्राप्त करने का अवसर और अपने शेष जीवन के लिए राहत राशन से संतुष्ट होना होगा। ऐसी धमकी से उग्रवादियों के चेहरे लाल हो गए और उन्होंने अगला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। क्या मजाक! पीड़ा और भूख के उन दिनों में वापस? जी नहीं, धन्यवाद। उनमें से कोई भी उस जीवन को खोने को तैयार नहीं था जो उन्हें मिला था। बाय जेमिन को एहसास हुआ कि यद्यपि उनके शब्द कुछ हद तक प्रभावी थे, लेकिन हथियारबंद लोगों के हाथ हल्के से कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी बंदूकें कसकर पकड़ रखी थीं। इस दर पर यह केवल समय की बात है कि जब हजारों से अधिक लाशें बहुत करीब आ जाएंगी तो वे सभी भागना शुरू कर देंगे या वे बस कीमती गोला बारूद बर्बाद करना शुरू कर देंगे। चेन है, तुम उन्हें देखो, बाय जेमिन ने आदेश दिया और कहने से पहले फू जुएफेग और कांग लैन की ओर देखा, आप दोनों मेरे साथ आओ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह बवंडर की भांति आगे बढ़ गया। अध्याय 142 लाश के विरुद्ध। चेन है, तुम उन्हें देखो, बाय जेमिन ने आदेश दिया और कहने से पहले फू जुएफेग और कांग लैन की ओर देखा, आप दोनों मेरे साथ आओ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह बवंडर की भांति आगे बढ़ गया। इससे पहले कि नवगठित सशस्त्र सैनिक जो कुछ हो रहा था उस पर प्रतिक्रिया कर पाते, बाय जेमिन पलक झपकते ही 300 मीटर की दूरी पार कर चुकी थी। उसका शरीर बिजली की चमक की तरह चमक उठा और सभी की अविश्वासपूर्ण निगाहों के नीचे 1 दर्जन लाशों का सिर खून की धार के साथ आकाश में उड़ गया। मजबूत, फू जुएफेग ने सदमे में कहा। हालांकि वह पहले से ही 20 के स्तर के बेहद करीब था, लेकिन कई लाशों के सिर काटने से पहले वह भी बाय जेमिन की हरकतों को स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ था। 201 चपलता अंकों के साथ बाय जेमिन बस एक राक्षस था जो पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के आगमन से पहले अच्छी शारीरिक स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 20 गुना तेज था। हालांकि फू जुएफेग तेज था, फिर भी उसके और बाय जेमिन के बीच काफी दूरी थी। कांग लैन की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा की झलक झलक रही थी क्योंकि उसके प्रति उसकी मूर्ति पूजा तेजी से बढ़ रही थी। चाहे उसने उसे कितनी भी बार देखा हो, वह अपने नेता की शक्ति से चकित होना बंद नहीं करती थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से मैदान में शामिल होने के लिए आगे बढ़े। हालांकि बाय जेमिन जितना राक्षसी नहीं था, फू जुएफेग ने अपने दुश्मनों के जीवन का दावा करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर गेल कैट्स में से 1 मीटर लंबे पंजे का इस्तेमाल किया। जहां तक कांग लैन की बात है, वो ज़ूम्बीज़ के विरुद्ध अपने जहरीले बादल कौशल का उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि दुर्भाग्य से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इसलिए खरोंच से बचने के लिए बहुत सावधानी से वह बिना घिरे हुए किनारे पर खड़ी हो गई और आसपास मौजूद लाशों का लापरवाही से सिर काट दिया। जहां तक अन्य आतंकवादियों की बात है, लाशों के सिर उड़ने से पहले उनमें से कोई भी कुछ भी देखने में कामयाब नहीं हुआ। केवल 5 मिनट में 500 से अधिक लाशों का सिर काट दिया गया। इन 500 में से अधिकांश को स्वाभाविक रूप से बाई जेमिन द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ऐसा खजाना था जो उसके शरीर को लगभग पूरी तरह से संक्रमण से बचाने में सक्षम था। लेकिन फिर भी उन्हें थोड़े संयम की जरूरत थी। सड़क की पूरी लंबाई और चौड़ाई में खून नदी की तरह बह रहा था और सिर विहीन लाशें एक दूसरे के करीब ढेर थीं। पीछे की लाशें अपने मृत साथियों की लाशों पर भी ठोकर खा गईं, जिससे उन 3 विकसित लोगों के लिए आसान आत्मशक्ति बन गई जिन्होंने उन्हें बेरहमी से मार डाला। तुम दोनों वापस जाओ। अन्य 100 लाशों को मारने के बाद बाई जेमिन ने फू जुएफेग और कांग लैन को पीछे हटने के लिए बुलाया। दोनों ने संकोच नहीं किया और तुरंत पीछे हट गए। फू जुएफेग थकने लगा था, क्योंकि 10 मिनट से भी कम समय बीतने के बावजूद खपत की गई सहनशक्ति की मात्रा विशेष रूप से अधिक थी, क्योंकि हालांकि ज़ोंबी इस समय केवल 5 स्तर पर थे, उन्होंने जिस खतरे का प्रतिनिधित्व किया था वह अभी भी अपने पूरे वैभव में मौजूद था। जहां तक कांग लैन की बात है, उसकी सहनशक्ति अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। उसके हल्के कपड़े उसके शरीर पर चिपक गए थे, जो धीरे धीरे पसीने के कारण और अधिक आकर्षक होते जा रहे थे, जिससे उसे कुछ हद तक आकर्षक लग रहा था, लेकिन साथ ही खून के धब्बों के कारण खतरनाक आभा भी मिल रही थी जो अनिवार्य रूप से उस तक पहुंच गए थे। जैसे ही दोनों सुरक्षित रूप से पीछे हट गए, बाई जेमिन ने पूरी गति से पीछे हटने से पहले अन्य 20 लाशों का सिर काट दिया और एक पल में फिर से चेन्ही के बगल में आ गई। जैसे ही उसने 30 हथियारबंद लोगों पर उत्साहपूर्वक नजर डाली, बाई जेमिन ने देखा कि कैसे हर किसी की आंखें जल रही थीं जब वे उसे नग्न प्रशंसा में देख रहे थे। भाड़ में जाओ, एक आतंकवादी फुसफुसाया और अपनी बंदूक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। वास्तव में सभी उग्रवादी अपने आग्नेयास्त्र पकड़ते समय कांप रहे थे। हालांकि पहले के विपरीत इस बार ये लाशों के डर से नहीं बल्कि उनकी रगों में उमड़ते उत्साह और उनमें से प्रत्येक के रक्त प्रवाह के माध्यम से बहने वाले एड्रेनालाइन के कारण था। ऐसी भूतिया गति, ज़ोंबीज की सेना से अकेले मुकाबला करने की ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत और आत्मविश्वास से भरपूर ऐसी आभा। यदि पहले वे सुरक्षित महसूस करने और बेहतर जीवन जीने के लिए सशस्त्र सैनिकों में शामिल हुए थे, तो अब वे अपने सामने के जवानों की प्रशंसा के कारण भी ऐसा कर रहे थे। ऐसे नेताओं से डरने की क्या बात। बाई जेमिन ने सशस्त्र सैनिकों का मनोबल बढ़ता हुआ देखकर गुप्त रूप से परिणाम से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। किसी युद्ध में मनोबल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक इसी कारण से वह ज़ॉम्बीज की लहर में प्रवेश कर गया। जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करना और सभी को ये देखने देना कि डरने की कोई बात नहीं है। शेष 400 या उससे अधिक लाशें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से निकट आईं। उनकी सफेद आंखें और विकृत चेहरे अविश्वसनीय रूप से भयानक थे, लेकिन सामने नेता की दृढ़ पीठ देखकर किसी भी सैनिक को डर नहीं लगा। जैसे ही ज़ोंबी 100 मीटर की सीमा तक पहुंचे, बाई जेमिन ने आसानी से देखा कि कैसे आतंकवादियों की आंखों में दहशत लौटने का खतरा था और उन्हें पता था कि अस्थायी रूप से ये सबसे अच्छी चीज थी जो वह कर सकते थे। इच्छानुसार गोली चला दें। बाई जेमिन ने जोर से आदेश दिया और ट्रिगर खींचने से पहले लापरवाही से अपने डेजर्ट ईगल से निशाना साधा। 100 मीटर आगे एक ज़ोंबी शोर मचाते हुए पीछे की ओर गिर गया, फिर कभी नहीं उठ सका। आग! चेन्हे चिल्लाया, उसके बाद फू जुएफेग चिल्लाया। आतंकवादियों ने अपनी बंदूकें उठाईं और उस डर को दूर करने के लिए चिल्लाए जो उन्हें महसूस हुआ जब उन्होंने दुश्मनों पर अनियंत्रित रूप से गोलियों की बौछार कर दी। टाइप 54 पिस्तौलें, टाइप 79 सबमशीन गन, टाइप 85 स्नाइपर, सभी प्रकार की पुरानी आग्नेयास्त्रों को 30 हथियारबंद लोगों द्वारा फायर किया गया और हर गुजरते सेकंड के साथ सैकड़ों गोलियां गायब हो गईं। 400 लाशों की लहर में से कुछ को पेट, छाती, हृदय, अंगों में गोली लगी, लेकिन वे बिना किसी डर और दर्द के किसी भी संकेत के बिना आगे बढ़ते रहे। वे ऐसे प्राणी थे कि जब तक उनका दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता था,
तब तक वे काम करना बंद नहीं करते थे और यहाँ तक कि जो लोग कुछ गोलियों की चपेट में आने के बाद गतिशीलता खो देते थे, जिससे उनके पैरों की हड्डियां क्षतिग्रस्त हो जाती थीं, वे पीछे आने वालों द्वारा कुचले जाने से पहले रेंगने का प्रयास करते थे। कभी कभी कुछ ज़ोंबी भी होते थे जिनके सिर में गोली लगती थी और वे मर जाते थे, लेकिन केवल 30 अप्रशिक्षित लोगों के लिए दर्द के डर के बिना 400 राक्षसों को रोकना असंभव था। इसलिए जब एक ज़ोंबी गिरता था तो पीछे से दूसरा आगे बढ़ता था और उसकी जगह ले लेता था। इससे एक अटूट सेना का भ्रम पैदा हुआ जिसने हर किसी का खून ठंडा कर दिया। बाई जेमिन और चेन हे ने कभी कोई शॉट नहीं छोड़ा। 100 मीटर से भी कम दूरी में बाई जेमिन के विशेष बल सैनिक कौशल और चेन हे के स्नाइपर कौशल ने अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन किया। टकराना। बाई जेमिन ने लक्ष्य करके गोली चलाई जिससे एक ज़ोंबी मारा गया। 1 सेकंड की भी देरी किए बिना उसने फिर से निशाना साधा और 1 सेकंड बाद दूसरे ज़ोंबी का सिर फट गया। जिस आसानी से उसने लक्ष्य हासिल किए बिना निशाना साधा और फायर किया, उसे देखकर चेन हे अवाक रह गया। यह पहली बार था जब उसने बाई जेमिन को इस तरह से आग्नेयास्त्रों का उपयोग करते देखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित था। ये आदमी वाकई डरावना है। चेन हे ने अपनी बंदूक की मैगजीन बदलने के अलावा बिना रुके ज़ोंबी को मारते हुए चुपचाप सोचा। अध्याय 143 लगातार विकसित हो रही लाशें। गोलियों की अंतहीन लहर का सामना करते हुए ज़ोंबी धीरे धीरे गिरने लगे थे। हालांकि 30 अनुभवहीन लोगों के लिए 400 से अधिक दुश्मनों का सफाया करना असंभव था, जिन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता था और उन्हें मौत का डर नहीं था, जब उनके बीच की दूरी केवल 100 मीटर थी। आग बंद करो। 100 मीटर पीछे हटो। जैसे ही लाश उनके सामने 50 मीटर की दूरी पर पहुंची, बाई जेमिन ने गहराई से आदेश दिया। आतंकवादियों का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया जब उन्होंने लंबे समय में पहली बार इतनी करीब से इतनी सारी लाशें देखीं। बाई जेमिन का सीधा आदेश मिलने पर जो लोग परिणामों को याद करते हुए भागने की इच्छा पर बमुश्किल काबू पा सके थे, वे तुरंत मुड़ गए और पहले से चिन्हित रक्षा की दूसरी पंक्ति की ओर अव्यवस्थित तरीके से भागने लगे। ये देखकर कि पीछे हटना कितना अव्यवस्थित था, बाई जेमिन ने चुपचाप आह भरी और यह सुनिश्चित करने के बाद भी पीछे हट गई कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। मेरे इशारे पर बाई जेमिन चिल्लाए और अपने पीछे देखते हुए आदेश दिया, फायर फायर। बेवकूफों की तरह ट्रिगर खींचकर मत छोड़ो और सिर पर निशाना मत लगाओ। जैसे ही 200 से अधिक लाशें निकट आईं, बाई जेमिन ने आदेश दिया और उग्रवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इससे ज़ोंबी को मारने की दर कम हो गई, लेकिन सटीकता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई क्योंकि बंदूकों का कंपन बहुत कम था। गोला बारूद की बचत भी ध्यान देने योग्य हो गई और धीरे धीरे लाशें गिरने लगीं। शुरुआती 100 मीटर से कुल 200 मीटर पीछे हटने के बाद बाई जेमिन के नेतृत्व वाले समूह ने इस हमले के लिए लाए गए गोला बारूद का 70% उपभोग कर लिया था। आग बंद करो। बाई जेमिन फिर से चिल्लाई क्योंकि लाशों की संख्या 60 से कुछ अधिक थी और उग्रवादियों ने धीरे धीरे गोलीबारी बंद कर दी। हर किसी की आंखों में डर का भाव लंबे समय से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे ही उन्होंने घोंघे की गति से आ रहे 100 से भी कम ज़ोंबी को देखा, उनमें स्वाभाविक रूप से थोड़ा आत्मविश्वास पैदा होने लगा। यह आत्मविश्वास उस जीत से आया है जो उन्होंने अपने हाथों से मिलकर बनाई थी। लियोनिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? बाई जेमिन लिलित के बगल में खड़ी लड़की के पास पहुंची और ध्यान से पूछा। ये ठीक है बड़े भाई बाई। लियोनिंग ने दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया और बिना किसी डर के 100 मीटर से अधिक दूर लाशों को देखा। फिर उसने बाई जेमिन की ओर देखा और प्यारे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा छोटी निंग जानती है कि आप उसकी रक्षा करेंगे। छोटी लड़की, तुम? बाई जेमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस छोटी लड़की के आत्मविश्वास पर हंसे या रोए, भले ही वह उसे मुश्किल से 3 दिनों से जानता था। आखिर क्या बात है यार? आखिरकार आप भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। चेन हे ने चुपके से आह भरी और दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाई जेमिन ने अपना पूरा कोट उतार दिया और लियोनिंग को इसे तैयार करने में मदद की। खजाना चमक उठा और लड़की के कद के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो गया, जिससे पता चला कि सोल रिकॉर्ड वास्तव में कितना शक्तिशाली था। अपने सभी प्राकृतिक आंकड़ों में जोड़ 5 की बढ़त हासिल करने के साथ
9 साल की लड़की को बाइजेमिन की जुआनयुआन तलवार उठाने में कोई परेशानी नहीं हुई और उसने अपेक्षाकृत आसानी से कुछ बार वार किया। मेरे पीछे आओ और डरो मत। बाइजेमिन ने लड़की का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे लाश से मिलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने उन्हें दूर जाते देखा, लुओ चेंग ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। चिंता से भरी उसकी आंखें अपने एकमात्र परिवार की ओर देख रही थीं और वह चुपचाप उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। चिंता मत करो, कांग लैन ने करीब आकर निर्विवाद सत्य की ओर इशारा किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कुछ स्तर 5 के ज़ोंबी किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचा सके जिसकी वह रक्षा करना चाहता है। हालांकि मेरे उनके साथ मतभेद हैं, लेकिन मुझे कहना होगा कि कम से कम वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात पर कायम रहते हैं और अब तक उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक काटने की कोशिश नहीं की है। चेन हे उसके पास पहुंचा और उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। दोनों के शब्दों ने लुओ चेन को थोड़ा शांत किया, लेकिन चिंता का पूरी तरह से गायब होना असंभव था। हालांकि जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह सारी चिंता कुछ ही सेकंड में लगभग 100% गायब हो गई। बाइजेमिन ने लाशों के पास आने का इंतजार किया और जैसे ही उसने महसूस किया कि उसका छोटा सा हाथ उसके हाथ से कसकर भींच रहा है, उसने अपने बगल वाली लड़की की ओर देखा। तुम मेरे पीछे रहो, मैं पहले उन लाशों का ख्याल रखूंगा और फिर तुम अंतिम प्रहार करके स्तर बढ़ा सकते हो। ठीक है, मम। लुओ निंग ने चमकती आंखों से सिर हिलाया और उसकी भौहें अर्धचंद्र की तरह मुड़ी हुई थीं। जब लाशें 20 मीटर दूर थीं, तो बाइजेमिन अपनी पिछली स्थिति से गायब हो गई और उसके पैरों की ताकत के कारण उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी सी टूट गई। टकराना, 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 टकराना। लुओ निंग उसकी गतिविधियों का अनुसरण नहीं कर सकी, लेकिन वह लगातार धमाके सुन सकती थी और प्रत्येक धमाके के साथ एक ज़ोंबी अपने 4 टूटे हुए अंगों के साथ जमीन पर गिर गया। बेशक उसने जो भी धमाका सुना वह वास्तव में कम से कम 4 विस्फोट थे, लेकिन बाइजेमिन की गति के कारण प्रत्येक धमाके के बीच का समय बहुत लंबा नहीं था, इसलिए वे एक जैसे लग रहे थे। हालांकि उसने क्षण भर के लिए अपना पूरा कोट खो दिया था। एक हाथ अपने पियर्सिंग दस्ताने से ढका हुआ था और उसके पैर वेलोसिटी बूट से सुरक्षित थे। बाइजेमिन को लाशों का डर नहीं था। इसके अलावा धीमी गति से चलने वाले ज़ोंबी की तुलना में उसकी अत्यधिक बेहतर चपलता के कारण जब तक वह चारों तरफ से घिरा नहीं होता तब तक उसके खतरे में पड़ने का कोई रास्ता नहीं था। 1 मिनट के बाद लगभग 70 लाशें जमीन पर लेटकर उग्र रूप से गुर्राने लगीं। हालांकि उनकी उपस्थिति अभी भी पहले की तरह ही भयावह थी, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न खतरा व्यावहारिक रूप से न्यूनतम संभव स्तर तक गिर गया था। लुओ निंग ने बाइजेमिन के मार्गदर्शन में सावधानीपूर्वक संपर्क किया और देखा कि कैसे प्रत्येक ज़ोंबी के दोनों हाथों और पैरों की हड्डियां पहचान से परे पूरी तरह से नष्ट हो गईं। खूनी मंजर को देखकर लड़की का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने दांत भींच लिए और सहती रही। हालांकि वह एक बच्ची थी, लेकिन वास्तव में वह उतनी भोली नहीं थी जितनी दिखती थी। लुओ निंग को पता था कि जिस दुनिया को वह जानती थी वह कभी वापस नहीं आएगी। ठीक इसी वजह से वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए भी ताकत चाहती थी। बस 3 छोटे कदम आगे बढ़ें और सिर काट दें। आपको इससे ज्यादा करीब जाने की जरूरत नहीं है। बाइजेमिन ने पहले ज़ोंबी की ओर इशारा किया और निर्देश दिया। उनके शब्दों का पालन करते हुए लुओ निंग ने 3 छोटे कदम आगे बढ़ाए और जुवानयुवान तलवार को आकाश में ऊंचा उठाया और नीचे की ओर गिरने से पहले उसके मुंह से एक हल्की लड़ाई की चीख निकली। 1 मीटर से अधिक लंबे ब्लेड के साथ तलवार की धार ने आसानी से ज़ोंबी के सिर को अलग कर दिया। यद्यपि यह गर्दन पर प्रहार करने में विफल रहा, मस्तिष्क कीचड़ में बदल गया और उस मानव का जीवन जो दुनिया के मन के अनुकूल नहीं बन सका, अंततः समाप्त हो गया। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 5 की आत्मा शक्ति हासिल कर ली है। सहन शक्ति जोड़ 3। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज़ॉम्बीज़ का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता गया। सर्वनाश की शुरुआत में अधिकांश लाशें स्तर 2 या स्तर 3 थीं, जबकि स्तर 4 लाशें अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं। हालांकि अब ये सभी ज़ॉम्बीज़ लेवल 4 या लेवल 5 थे। इसका मतलब ये था कि यदि मानव जाति नहीं चाहती कि पृथ्वी पर विचरण करने वाले अन्य प्राणी उससे निगल जाए तो उसे जल्दी करनी होगी और मजबूत बनना होगा।
अध्याय 144 शैडो कैट और एलीट ट्रूप को समन करें। अतीत में बाई जेमिन ने एक बार लिलिथ से जॉम्बीज के बारे में पूछा था। उन्होंने किस प्रकार का मार्ग अपनाया, उनका विकास कैसे हुआ। उसका उत्तर बहुत ही सरल लेकिन बेहद स्पष्ट और बिना किसी गलतफहमी के था। ज़ोंबी अन्य जीवित प्राणियों को खाकर विकसित होते हैं, लेकिन वे दुनिया से मन को भी अवशोषित कर सकते हैं। समस्या ये थी कि दुनिया से मन को जबरन अवशोषित करके विकसित होने पर विकास को स्वयं द्वारा नहीं चुना जा सकता था, जैसे किसी अन्य अस्तित्व से आत्मा शक्ति को अवशोषित करते समय। इसका मतलब ये था कि विकास लगभग 100% समय में अनगिनत उदाहरणों से कमजोर था और एक दूसरे क्रम का अस्तित्व जो गलत तरीके से विकसित हुआ था, उसके पास वास्तविक प्रथम क्रम के अस्तित्व की शक्ति नहीं थी। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लड सकिंग बी के समान मामला था जिसे बाई जेमिन ने निष्क्रिय जंगल में आग लगाने के बाद मार डाला था। मैना भ्रूण द्वारा निष्कासित मैना को अवशोषित करने के बाद इसके खराब विकास के कारण रक्त चूसने वाली मधुमक्खी ने अपने अनुपातहीन शरीर के कारण अपने पंखों को छोड़कर सभी गतिशीलता खो दी थी। हालांकि इससे इस तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि लाशें लगातार विकसित हुईं। यह अविश्वसनीय रूप से भयावह था क्योंकि वे ऐसे प्राणी थे जो कभी नहीं सोते थे और उनके पास असीमित सहनशक्ति थी। जब ज़ोंबी और अन्य जीव विकसित हो रहे थे, अधिकांश मनुष्य किसी कोने में छिपे हुए थे और केवल विशाल अल्पसंख्यक के पास ही बाहर आकर लड़ने का साहस था। बाई जेमिन ने देखा कि लड़की के हाथ थोड़ा कांप रहे थे क्योंकि उसने पूरे दिल से तलवार पकड़ रखी थी। वह उसके पास आया और उसके अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा करते हुए उसे शांत किया। देखो, यही है तुम्हारा हुनर। उसने कौशल स्क्रॉल की ओर इशारा किया जो मारे गए ज़ोंबी के शरीर के बगल में गिरा था। मेरा हुनर। लुओ निंग ने उसकी नजर का पीछा किया और उसकी आंखें चमक उठीं। लड़की अपना डर भूल गई और उसने बाई जेमिन की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और खुशी से बोली, यही मेरा कौशल है। बड़े भाई बाई की तरह मेरे पास भी एक अच्छा कौशल हो सकता है। बाई जेमिन ने हंसते हुए सिर हिलाया, ये सही है। ये तुम्हारा है। मुझे इसे तुम्हारे लिए लेने दो। जल्दी करो बड़े भाई, जल्दी करो। जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ाया, छोटी लड़की खरगोश की तरह इधर उधर उछल पड़ी। आखिरकार वह अभी भी उस चीज को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई जो ज़ोंबी के खून से सने और अस्त व्यस्त शरीर के बहुत करीब थी। लुओ निंग की उत्सुक आंखों के नीचे स्क्रॉल उठाने के बाद कौशल की सामग्री उसकी रेटिना में चमक उठी। समन शैडो कैट प्रथम क्रम सक्रिय कौशल स्तर 2। एक शैडो कैट को बुलाने के लिए 5 मन अंक खर्च करें और हर 5 सेकंड के लिए 2 मन अंक खर्च करें। शैडो कैट अंधेरे में घुल मिल सकती है और दुश्मन की आंखों के लिए लगभग अदृश्य हो सकती है, जिससे यह आश्चर्यजनक हमलों के लिए एक आदर्श जानवर बन जाता है। कौशल वर्तमान में एक छाया बिल्ली तक सीमित है। बाई जेमिन ने भौहें उठाईं और कौशल छोटी लड़की को सौंप दिया। छोटी लुओ निंग की आंखें खुशी से चमक उठीं और बाई जेमिन के मार्गदर्शन में गहरे धब्बों वाला सफेद स्क्रॉल प्रकाश के कणों में बदल गया जो जल्द ही उसके शरीर के अंदर गायब हो गया। लुओ निंग, आइए अपने मन को जितना संभव हो उतना बढ़ाने के लिए अपना स्तर बढ़ाते रहें और बाद में हम देखेंगे कि आपका कौशल क्या कर सकता है। बाई जेमिन ने धीरे से अपने बालों को घुमाया और लड़की ने एक छोटी बाघिन की तरह आगे बढ़ने से पहले उत्साह से सिर हिलाया, एक के बाद एक ज़ोंबी का सिर काटती हुई। वास्तव में लुओ निंग इतनी खुश थी कि उसने अपने चारों ओर बने खून के पूल को नजरअंदाज कर दिया और इस बात से अनजान थी कि उसके मिन्नी और मिकी कार्टून जूते लाल रंग में रंगे गए थे। क्योंकि उसे बाई जेमिन की मदद मिली थी, लुओ निंग 3 लेवल 5 लाशों को मारने के बाद केवल लेवल 1 तक पहुंची, जो कि बाई जेमिन से काफी कम थी। उस समय लेवल 5 बिग बी को मारने के बाद वह सीधे लेवल 1 पर पहुंच गया था। इसका मतलब ये था कि उनकी सहायता के कारण लुओ निंग को उस आत्मिक शक्ति का लगभग 1/3 हिस्सा प्राप्त हो रहा था जो वह प्राप्त कर सकती थी यदि वह स्वयं लाशों को मार देती। 7 और ज़ोंबीज उसे लेवल 2 पर ले गए। 15 और ज़ोंबीज उसे सीधे लेवल 3 पर ले गए। लुओ निंग को अंततः लेवल 4 तक पहुंचने के लिए लेवल 5 के और 31 ज़ोंबी के सिर काटने की जरूरत थी। बाई जेमिन के मार्गदर्शन में उसने जो 8 स्टेटस पॉइंट हासिल किए थे, उनका उपयोग केवल उसके मैना स्टेट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था क्योंकि उसके कौशल को काम करने के लिए बड़ी मात्रा में मैना की खपत होती थी।
केवल लगभग 20 लाशें शेष रहने पर वह जानते थे कि स्तर 5 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त आत्मिक शक्ति हासिल करना असंभव है, इसलिए बाई जेमिन ने कुछ और करने का फैसला किया। जब बाई जेमिन लुओ निंग को वापस ले गई जहां सैनिक तैनात थे, तो लड़की लुओ चेन को खबर बताने के लिए दौड़ी। जहां तक खुद बाई जेमिन की बात है, उन्होंने उग्रवादियों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें बिना किसी जोखिम के विकसित होने का मौका दे रहा हूं। सभी ने उसे ध्यान से देखा और उसने दूर से लाशों की ओर इशारा करते हुए कहा, लगभग 20 लाशों को मैंने निष्क्रिय कर दिया था, तो इसका मतलब है कि कुल 7 लोग एक स्तर तक ऊपर जा सकते हैं और मजबूत बनने के लिए स्टेटस पॉइंट हासिल कर सकते हैं। क्या कोई है? क्या आपकी रुचि है? मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, जो लोग आगे बढ़ेंगे उन्हें आज से अक्सर आग्नेयास्त्रों पर भरोसा किए बिना तलवारों और ब्लेडों से लड़ना होगा। 30 हथियारबंद लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अधिकांश झिझके लेकिन अंत में आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। लंबी दूरी से लड़ना ठीक था, लेकिन हाथापाई की लड़ाई में मरने का जोखिम उठाना अभी भी स्वीकार करना कठिन था। हालांकि वे उस 9 साल की लड़की को देखकर शर्मिंदा थे जिसने लड़ने की हिम्मत की थी, लेकिन शर्म मौत के डर पर काबू नहीं पा सकी। हालांकि ऐसे कई बहादुर लोग भी थे जो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। बाई जेमिन ने उन 12 लोगों को देखा जो बाकियों से अलग खड़े थे और संतुष्टि में सिर हिलाया और चुपचाप सोचा, आखिरकार इन लोगों को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उनमें से 30 में से 1/3 से अधिक में लड़ने का दृढ़ संकल्प है, जबकि सैकड़ों अच्छी तरह से पोषित और संरक्षित छात्रों में से केवल कुछ ने ही साहस किया। चूंकि हमारे पास वर्तमान में ज़ोंबी की कमी है, आप में से केवल 7 ही स्तर ऊपर ले पाएंगे। लेकिन चिंता न करें, आप सभी को मेरे द्वारा बड़ा किया जाएगा और एक विशिष्ट सेना में बदल दिया जाएगा। बाई जेमिन ने ईमानदारी से वादा किया और देखा कि 12 लोगों की आंखें उत्साह से चमक रही थी जब वे उससे चेन हे को देख रहे थे। फू जुएफेंग और कांग लैन, उन सभी ने उस शक्ति को देखा था जो उनमें से प्रत्येक के पास थी, और जो गर्म खून वाले थे उन्हें स्वाभाविक रूप से आशा थी कि वे समान शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उपस्थित कई लोगों ने सर्वनाश के दौरान अपने परिवारों को खो दिया था और वे लाशों और उत्परिवर्तित जानवरों से नफरत करने लगे थे। अब जब किसी ने उन्हें बदला लेने का मौका दिया था, तो ये लोग स्वाभाविक रूप से बहुत आभारी थे और खुशी से आगे बढ़ गए। ब्लेड, लोहे के पाइप, लकड़ी की छड़ें, यहां तक कि बंदूक के बट से भी 12 में से 7 आदमी जो बाहर खड़े थे आगे बढ़े, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाश में एकमात्र खतरा उनके दांत थे, उन्होंने खूनी गंदगी में अपने सिर पटकना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। प्रत्येक स्तर 5 की 3 लाशों को मारने के बाद सभी 7 लोगों को उनके रेटिना में एक ही संदेश प्राप्त हुआ, आपने लेवल 1 तक लेवल हासिल कर लिया है। आपने स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट हासिल कर लिए हैं। कुछ मीटर की दूरी पर बाई जेमिन थोड़ा मुस्कुराए। धीरे धीरे उनके झंडे के नीचे एक विशिष्ट सेना तैयार हो रही थी, और भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब इसका नाम सुनना ही किसी भी प्राणी को भयभीत करने के लिए पर्याप्त होगा। अध्याय 145 जीवित बचे लोगों की संख्या में वृद्धि। हजारों से अधिक लाशों का सफाया करने के बाद बाई जेमिन के नेतृत्व में 30 हथियारबंद लोगों की टुकड़ी ने छोटे शहर में प्रवेश किया। जैसे ही काफिले का इंजन गांव की गलियों में दाखिल हुआ, कस्बे के अंदर रह गए कुछ लड़खड़ाते हुए लोग धमकी भरे अंदाज में गुर्राते हुए उनकी ओर बढ़ने लगे। चेन हे, फू जुएफेग और कांग लैन उन वाहनों से बाहर कूद गए जिनमें वे सवार थे और शेष लाश की तलाश में अलग से आगे बढ़े। कुछ ही सेकंड में पास आ रहे ज़ोंबी का सिर आसानी से काट दिया गया। आगे चल रही जीप के अंदर बाई जेमिन यात्री सीट पर बैठी थी और लुओ निंग उसकी गोद में आराम से बैठा था। ठीक है लुओ निंग, क्या तुम उस ज़ोंबी को देख सकते हो? ठीक उस घर के अंदर। बाई जेमिन ने जीप की खिड़की से बाहर देखा और एक विशेष ज़ोंबी की ओर इशारा किया जो एक घर के अंदर फंस गया था और हिल नहीं सकता था क्योंकि कुछ भारी वस्तुएं मार्ग में बाधा डाल रही थीं। लड़की ने उस ओर देखा जहां उसने इशारा किया था और खिड़की के टूटे हुए शीशे के माध्यम से उसे ज़ोंबी का सिर दिखाई दिया। बड़े भाई, मैं इसे देख सकती हूँ। अच्छा। बाई जेमिन ने सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आग्रह किया, आइए देखें फिर आपका कौशल क्या कर सकता है। लुओ निंग की आंखें खुशी से चमक उठी।
वह बाई जेमिन का इंतजार कर रही थी कि वह उससे अपने कौशल का उपयोग करने के लिए कहे, क्योंकि वह भी उत्सुक थी, इसलिए उसने भी संकोच नहीं किया और आगे की ओर इशारा करते हुए अपनी हथेली खोल दी। जीप के बाहर जमीन से परछाइयां मुड़ती हुई प्रतीत हुईं और जल्द ही एक अजीब प्राणी दिखाई दिया। जैसे ही लुओ निंग उत्साह से उछली और ताली बजाए, बाई जेमिन ने अजीब राक्षस का निरीक्षण करते हुए भौहें उठाईं। हालांकि यह वास्तव में एक बिल्ली की तरह दिखती थी, ये वास्तव में सर्वनाश से पहले लोगों के पालतू जानवरों की तरह एक सामान्य बिल्ली नहीं थी। ये बिल्ली साइबेरियाई कुत्ते के आकार की थी, इसका शरीर रात की तरह बिल्कुल काला था जबकि इसकी आंखें सूरज की तरह पीली थीं। जाना। लुओ निंग ने ज़ोबी की ओर इशारा किया और बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से पहले शैडोकैट की आंखें चमक उठीं। शैडोकैट की गति बहुत तेज थी, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में लगभग 4 गुना तेज। हालांकि जिस बात ने बाई जेमिन और उसे देखने वाले सभी लोगों को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि जब छाया बिल्ली खिड़की से कूद गई और उसका शरीर छाया को छू गया तो ऐसा लगा मानो जादू से गायब हो गई हो। कहाँ है? गायब हो गया। चेन वह अवाक रह गया और लुओ निंग द्वारा बुलाए गए प्राणी की तलाश में हर जगह देखने से खुद को नहीं रोक सका। नहीं, यह अभी भी हमारे सामने है। बाई जेमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बमुश्किल, कभी कभी थोड़ा सा, वह देख सका कि जब वे ज़ोबी की ओर बढ़ रहे थे तो परछाइयों का अपना जीवन कैसा लग रहा था। झपट्टा मारना। ज़ोबी के पास गुर्राने का समय भी नहीं था क्योंकि उसके शरीर की छाया अचानक विकृत हो गई और शैडो कैट अपने पंजे से क्षैतिज रूप से कटते ही उछल पड़ी। ज़ोबी का सिर हवा में उड़ गया और बेजान शरीर जल्द ही जमीन पर गिर गया। क्या बकवास है। मजबूत। फू जुएफे, कांग लैन और चेन हे अवाक रह गए। उस सम्मोहित प्राणी की शक्ति सचमुच भयावह थी। लुओ चेंग ने अपनी छोटी बहन को चौड़ी आंखों से देखा। वह न केवल इस बात से आश्चर्यचकित था कि उससे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई, बल्कि वह अविश्वसनीय रूप से खुश भी था। अब निस्संदेह उसके पास जीने का बेहतर मौका होगा और अगर उसे कुछ हो भी गया तो भी उसकी सुरक्षा कहीं अधिक होगी। हे, बड़े भाई बाई, तुम्हें मेरी बिल्ली कैसी लगती है? लुओ निंग खुशी से हंसी और उसने अपना कौशल रद्द कर दिया क्योंकि वर्तमान में उसकी खपत वास्तव में बहुत अधिक थी। अपने कौशल का पूरा उपयोग करने के लिए उसे लगातार अपने स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता थी। बहुत मजबूत। लिटिल निंग, अब से तुम भी मेरी तरह एक विकसित व्यक्ति हो। बाई जेमिन ने खुशी से अपने बाल हिलाए और चुपके से आश्चर्यचकित हो गई। क्या संबंध इतने मजबूत थे? बाई जेमिन पहले निश्चित नहीं थी क्योंकि यान पेई के संबंध पर उसने लापरवाही से थप्पड़ मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि लुओ निंग की शैडो कैट शक्ति को देखने के बाद उसे उस विचार पर पुनर्विचार करना पड़ा। करीब 30 मिनट बाद पूरे कस्बे का निरीक्षण किया गया। एक एक घर और हर कोने की सावधानीपूर्वक जांच की गई, एक भी खामी नहीं छोड़ी गई। कई लाशों को कुछ घरों के अंदर बंद कर दिया गया था और सशस्त्र सैनिकों द्वारा अपेक्षाकृत आसानी से उनकी देखभाल की गई थी। इसके अलावा कुछ तहखानों और लोहे के दरवाजों वाले कुछ घरों के अंदर कुछ जीवित बचे लोग मिले जो आधे महीने से अधिक समय से कुछ भी न खाने के कारण भूखे थे। 2 घंटे बाद शहर के अंदर एक छोटे से विला के लिविंग रूम में बैठकर बाई जेमिन ने अपने मानवीय रूप में लिलिथ की रिपोर्ट को ध्यान से सुना। शहर के अंदर कुल 364 जीवित बचे लोग पाए गए। इसके अलावा कुछ दुकानों और कुछ घरों के अंदर कई राशन भी पाए गए। कुल राशन के बराबर लगभग 200 से 300 किलो भोजन और पानी और अन्य पेय पदार्थ थे। वहां भी थे सिगरेट के कुछ पैकेट और उसकी सुरीली आवाज को सुनते हुए बाई जेमिन चुपचाप उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। पुलिस की छोटी सी वर्दी पहने हुए जो उसके शरीर के उभारों को उभार रही थी, लिलिथ एक बहादुर योद्धा की तरह लग रही थी जो उसके लिए एक नया दृश्य था। बस इतना ही। उसने उन दस्तावेजों के पन्ने से अपना चेहरा उठाया जो विभिन्न इकाइयों के छोटे नेताओं ने उसे सौंपे थे और उसकी ओर मधुरता से मुस्कुराए। बाई जेमिन ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। मदद के लिए धन्यवाद, लिली। हालांकि वे इस समय कमरे के अंदर अकेले थे, इसलिए सावधान रहना सबसे अच्छा था, इसलिए उसने उसे असली के बजाय झूठे नाम से संदर्भित किया। आपकी सहायता करना खुशी की बात है, उसने जवाब दिया और उसके शरीर के एक खास हिस्से को देखते हुए चंचलता से अपने होंठ चाटे।
इससे पहले कि बाई जेमिन की कोई प्रतिक्रिया हो और वह उसे जवाब दे, लिविंग रूम का दरवाजा धीरे से खोला गया। बाई जेमिन की सेना से संबंधित एक हथियारबंद व्यक्ति एक बहुत ही क्षीण महिला के साथ प्रवेश किया, जिसकी त्वचा इतने लंबे समय तक प्रकाश की कमी के साथ साथ स्वच्छ पानी तक पहुंच न पाने के कारण होने वाली बीमारियों और भूखमरी के कारण कुछ हद तक पीली पड़ने लगी थी। नेता बाई मिस लिली। उग्रवादी ने दोनों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। बाई जेमिन ने सिर हिलाया और महिला की ओर उत्सुकता से देखा। क्या हो रहा है? इस महिला ने अपने जीवन में ये सुनिश्चित किया कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है, नेताजी। उग्रवादी ने महिला की ओर देखने से पहले गंभीर स्वर में जवाब दिया और आग्रह करते हुए कहा, ये हमारे नेता हैं। आपको जो भी कहना है आप उनसे कह सकती हैं। महिला झिझकी। उसने कुछ सेकंड के लिए बाई जेमिन को देखा और कुछ हद तक डरते हुए पूछा, मैं? नमस्ते नेता बाई, मेरा नाम म्यू यांग यांग है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अब दुनिया कैसी है? सरकार और सेना के साथ क्या हो रहा है? वह गांव में पाए गए बाकी बचे लोगों की तरह अपने घर के अंदर बंद थी और जब सोल रिकॉर्ड से संदेश उसके रेटिना में चमका तो अराजकता के पहले संकेत के बाद से उसने खिड़की से अपना सिर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की थी। बाई जेमिन के सभी सैनिक पुलिस की वर्दी पहने हुए थे जो पहले बिगिनिंग विलेज के पास के पुलिस स्टेशन से प्राप्त की गई थी। इसलिए म्यू यांग यांग ने संभवतः मान लिया कि वे सरकार का हिस्सा थे। अध्याय 146 भूत नए युग के राक्षस। बाई जेमिन ने एक पल के लिए अपने सामने महिला की ओर देखा। अपने दिमाग में वह हर तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में सोच रहा था जो म्यू यांग यांग नाम की इस महिला के पास हो सकती थी, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद भी वह स्पष्ट उत्तर देने में कामयाब नहीं हुआ। उसके लिए ये समझना कठिन था कि जिस व्यक्ति ने अपना घर नहीं छोड़ा है उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने ईमानदार रहने का फैसला किया। बाई जेमिन अपनी पीठ बिल्कुल सीधी करके बैठी और गहरी आवाज में बोली, केंद्र सरकार ने किसी से संपर्क नहीं किया है और न ही किसी तरह के संकेत भेजे हैं। देश की सैन्य ताकतें शायद खत्म हो गई हैं या बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि आधे महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जितनी जल्दी हो सके आप स्वीकार करें कि पुराना समाज अब मौजूद नहीं है। यह आपके लिए उतना ही बेहतर होगा क्योंकि इस तरह से कई चीजें सरल हो जाएंगी। म्यू यांग यांग का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी आंखें डर से कांपने लगीं। हालांकि उसके दिल में गहराई से उसने उस पल से ऐसा कुछ होने की उम्मीद की थी जब अजीब संदेश उसके रेटिना में दिखाई दिया और लाशों ने इंसानों को निगलना शुरू कर दिया। यह एहसास अभी भी क्रूर था। तो आप सभी। म्यू यांग यांग ने उस हथियारबंद व्यक्ति की पुलिस वर्दी को देखा जो उसे यहां तक ले गया था और फिर झिझक के साथ महिला पुलिस की वर्दी को देखा जिसे लिलिथ ने पहना हुआ था और फिर सावधानी से बाई जेमिन को देखा। बाई जेमिन ने सिर हिलाया और अपने संदेह की पुष्टि की। हम जीवित बचे लोगों का एक समूह है जो लाशों और उत्परिवर्तित और विकसित जानवरों का सामना कर रहे हैं। हालांकि हमारे समूह में सरकार और सैन्य सैनिकों के सदस्य भी हैं। बाई जेमिन ने ये आखिरी शब्द क्यों कहे, इसका कारण ये था कि हालांकि वह मजबूत थे, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते थे उनके लिए ये स्वाभाविक था कि वे किसी रुतबे वाले और अग्रणी परिवार के व्यक्ति पर भरोसा करें। किसी भी स्थिति में जब म्यू यांग यांग नई दुनिया को पूरी तरह से समझ जाएगी तो उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि ऐसी चीजें अब महत्व की नहीं रह गई हैं। विकसित जानवर, उत्परिवर्तित जानवर। म्यू यांग यांग की आंखें सदमे से फैल गईं। उसने केवल सामान्य ज़ूम्बीज ही देखे थे। जहां तक उत्परिवर्तित या विकसित जानवरों की बात है, वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। हालांकि उसके सामने वाले युवक के शब्दों ने उसे जो कुछ देखा था उसके प्रति और भी आश्वस्त कर दिया। दुनिया के मन के कारण जानवरों ने उत्परिवर्तन किया और भयानक ताकत और गति प्राप्त की। उनमें से कुछ पूरी तरह से कुछ नया विकसित करने में कामयाब रहे और मेरी तरह ही अलौकिक कौशल का उपयोग करने की क्षमता हासिल की। उन शब्दों को कहने के बाद बाई जेमिन ने अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया और अपने रक्त हेरफेर कौशल को सक्रिय कर दिया। जीवित बचे व्यक्ति की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे खून के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे और एक छोटे लाल गोले में लिपटे हुए थे। झपट्टा मारना।
बाई जेमिन के नियंत्रण में तरल रक्त भयानक स्तर तक कठोर हो गया और एक गोली में बदल गया जो दीवारों में से एक की ओर चली। टकराना। हे भगवान! जीवित बची महिला भयभीत होकर पीछे हट गई क्योंकि उसने देखा कि कंक्रीट की दीवार एक इंसान के खून से छलनी हो गई थी। ऐसी बात बिल्कुल अनसुनी थी। बाई जेमिन की ओर उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया और यहां तक कि उग्रवादी की आंखों में भी अब सम्मान का एक छोटा सा भाव आ गया। केवल अब उसे एहसास हुआ कि पहले बाई जेमिन पूरी तरह से बाहर नहीं गई थी। बाई जेमिन ने महिला की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, म्यू यांग यांग, जैसा कि आपने अभी देखा दुनिया बदल गई है। हमारे समूह में हमारे सख्त नियम हैं क्योंकि भोजन, सबसे सुरक्षित स्थान इत्यादि आजकल बहुत मूल्यवान है। पर निर्भर करता है आपके पास वह जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपने शासन के तहत एक महान नागरिक के उपचार का आनंद लेने दे सकता हूं। यहां तक कि रॉयल्टी भी असंभव नहीं है। म्यू यांग यांग को शायद यह नहीं पता होगा कि रॉयल्टी या कुलीन नागरिक क्या होता है, लेकिन जब रॉयल्टी शब्द का नाम लिया गया तो उग्रवादी की ईर्ष्यालु निगाहों को देखकर वह समझ गई कि यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। अंत में उसने दांत पीसकर सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। ये पता चला कि जब सर्वनाश हुआ तो म्यू यांग यांग जीवित रहने में कामयाब रही क्योंकि उसने पहले क्षण में प्रतिक्रिया की थी और अपने घर में शरण मांगी थी। चूंकि उसके घर में धातु का दरवाजा था और खिड़कियों में स्टील की सलाखें थीं, लाशें उस तक पहुंचने में सक्षम नहीं थीं। समस्या ये थी कि 3 दिनों के बाद म्यू यांग यांग ने अपने घर में मौजूद सभी राशन को खत्म कर दिया था, इसलिए तभी उसके लिए असली नरक शुरू हुआ। भूखमरी के दिन असहनीय थे। उसका पेट भूख से बिलबिला रहा था और दर्द कर रहा था मानो हजारों सुइयां उसे लगातार चुभ रही हों। म्यू यांग यांग लगातार 7 दिनों तक बिना कुछ खाए जमीन पर लोटती रही और भूख उसे पागल कर रही थी, इसलिए जब सर्वनाश का 10वां दिन आया तो भूख के प्रभाव में उसने वही करने का फैसला किया जो कई अन्य जीवित बचे लोगों ने किया था। कठिन समय में करने का निर्णय लिया। भोजन की तलाश में बाहर निकले। उसके लिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंततः उसे लाशें खा गईं। भूख तो उसे पूरी तरह से पागल कर रही थी। हालांकि जब म्यू यांग यांग ने खड़े होने और दरवाजे की ओर चलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा के साथ साथ दृढ़ संकल्प का उपभोग किया था, तो उसने बाहर से कुछ सुना जिससे उसने अपनी हरकतें पूरी तरह से रोक दी। म्यू यांग यांग डर से कांप उठा और अगर उसके बगल में आतंकवादी न होता तो वह जमीन पर गिर गया होता। बाई जेमिन ने उसे बैठने के लिए कहा और तभी उसने जारी रखा। वह आवाज बहुत अजीब थी, यह एक इंसान की हंसी की तरह थी, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई इंसान बना सकता है। म्यू यांग यांग ने भयभीत होकर समझाया, एहतियात के तौर पर मैंने दरवाजे के छोटे से बरामदे से बाहर देखने का फैसला किया। तभी मैंने उस छोटे हरे राक्षस को देखा। बाई जेमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और लिलित के हाव भाव में थोड़ा सा बदलाव देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने उग्रवादी की ओर देखा और उसे पीछे हटने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने उससे ये भी कहा कि अगर इस बारे में एक भी बात बाहर निकली तो उसका सिर हवा में उड़ जाएगा। बंदूकधारी के डर के मारे चले जाने के बाद बाई जेमिन ने बची हुई महिला की ओर देखा, जो डरी हुई कांप रही थी, और गहरी आवाज में आग्रह किया, जारी रखें। वह छोटा हरा राक्षस बदसूरत था, बिल्कुल उन भूतों की तरह जो काल्पनिक कहानियों में दिखाई देते हैं। म्यू यांग यांग ने ऊंची आवाज में कहा, उसका मुंह उसकी नाक की तरह अविश्वसनीय रूप से बड़ा था, लंबे और तेज दांत, उसका आकार ऊंचाई में 1 मीटर तक भी नहीं था और उसके कान लंबे और नुकीले थे जबकि उसकी आंखें सुनहरी थी, सोने की तरह। ये निश्चित रूप से परियों की कहानियों की तरह एक भूत था। वह अवश्य ही एक नए युग का राक्षस होगा। लिलित की आवाज उसके दिमाग में गूंजी और बाई जेमिन ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा। उन्होंने बताया, मन एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई भी पूरी तरह से समझने में कामयाब नहीं हुआ है। सोल रिकॉर्ड जिन विभिन्न दुनियाओं का दौरा करता है, वहां मन के प्रभाव के कारण कुछ पहले कभी नहीं देखी गई प्रजातियों का पृथ्वी पर दिखाई देना सामान्य है। वे प्रजातियां जो आसानी से उत्परिवर्तित होती हैं या विकसित होती हैं, उन्हें मूल राक्षस माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वे प्रजातियां जो पहले से ही इस दुनिया में मौजूद थीं। जहां तक नई प्रजातियों का सवाल है जो सोल रिकॉर्ड और मन के प्रभाव में पैदा होती हैं,
इन्हें न्यू एज मॉन्स्टर कहा जाता है। ये राक्षस प्रत्येक दुनिया के प्रारंभिक और मध्यवर्ती चरणों में मूल राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक हैं। अध्याय 147 भूत प्रकट होते हैं। बीच सड़क पर हमला। जैसे ही लिलिथ के शब्द बाय जेमिन तक पहुंचे, उनकी सांसें थोड़ी रुक गईं और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। यदि मन और सोल रिकॉर्ड के कारण समय के साथ नए जीवन रूपों का निर्माण हो सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जितना अधिक समय बीत जाएगा, न केवल ज़ोंबी और जानवर और भी अधिक उत्परिवर्तित और विकसित होंगे, बल्कि अन्य अज्ञात जीव और भी अधिक शक्तिशाली दिखाई देंगे। अब तक बाय जेमिन ने ग्रेट फास्ट मैंटिस और फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल जैसे उत्परिवर्तित और विकसित कीड़ों का सामना किया था। उसने कुत्तों, बिल्लियों, सांपों, बाघों और अन्य उत्परिवर्तित और विकसित जानवरों से भी लड़ाई की थी। हालांकि बेहतर या बदतर के लिए, ये राक्षस ऐसे प्राणी थे जो अतीत की तुलना में असीम रूप से अधिक शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां अभी भी मौजूद थीं। उदाहरण के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ मौत की लड़ाई के दौरान बाय जेमिन को पता था कि बीटल अपने शरीर को मोड़ नहीं सकते हैं और उन्होंने उसे मारने के लिए उस कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन यदि अन्य अज्ञात प्राणी प्रकट होते तो शत्रु जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान का ये छोटा सा लाभ अधिकांश मामलों में मौजूद नहीं होता। बाय जेमिन ने गहरी सांस ली और मू यांग यांग की ओर तीखी निगाहों से देखा। क्या आप अभी जो कहा उसके बारे में निश्चित हैं? मू यांग यांग ने महसूस किया कि उसके ऊपर एक भारी आभा मंडरा रही है और वह पीले चेहरे के साथ हकलाते हुए बार बार सिर हिला रही थी। मैं कसम खाता हूं, ये वास्तव में एक भूत जैसा छोटा राक्षस था। इसके अलावा इस भूत ने कुछ जीवित बचे लोगों को भी मार डाला। दक्षिण की ओर मैंने पूरा दृश्य देखा। अच्छा ऐसा है। बाय जेमिन ने सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति उदासीनता में लौट आई। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए शिविर के केंद्र में एक विला देने की व्यवस्था करूंगा और आपको निम्न स्तरीय रॉयल्टी के विशेषाधिकारों का आनंद लेने की अनुमति दी जाएगी। कोई व्यक्ति नियमों को समझाएगा और आपकी नई स्थिति का लाभ आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। म्यू यांग यांग खड़ी हुई और झुक गई और उसके गालों पर दर्द, पीड़ा और खुशी के आंसू छलक पड़े। हालांकि वह नहीं जानती थी कि रॉयल्टी क्या होती है, ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। इस समय वह कम से कम एक रात के लिए बाहर छिपे खतरों से डरे बिना आराम से खाना और कूड़े में सोना चाहती थी। जल्द ही मू यांग यांग को 2 हथियारबंद लोगों ने एक अलग विला में ले जाया, जहां भोजन के प्रभारी कई बचे लोगों ने उसकी इच्छानुसार खाने के लिए व्यंजनों की एक मेज तैयार की। गर्म स्नान करने और कपड़े बदलने के बाद चावल, चिकन सूप, सब्जियां और तले हुए मांस के साथ साथ मेज पर पेके विभिन्न विकल्पों को देखते हुए म्यू यांग यांग फिर से फूट फूट कर रोने लगी और अपने दिल की गहराई से आनंद लिया। यह उसके लिए उसके पूरे जीवन में अब तक का सबसे अच्छा भोजन था। जब म्यू यांग यांग को आराम करने के लिए ले जाया जा रहा था और जीवित बचे लोगों की अचानक वृद्धि के कारण बाय जेमिन ने शांगरुआन बिंगजू को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए बिगिनिंग गांव में एक दूत भेजा था। 3 घंटे बाद बाय जेमिन के वर्तमान स्थान से लगभग 10 किलोमीटर दूर सड़क के बीच में 3 बसों और 2 एसयूवी का एक काफिला दक्षिण दिशा में स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। आगे जा रही एसयूवी के अंदर शांगरुआन बिंगजू पिछली सीट पर बैठा था और खिड़की से बाहर उदासीन निगाहों से देख रहा था। उसे बाय जेमिन की रिपोर्ट मिल गई थी और वू यीजुन के साथ इस पर चर्चा करने के बाद उसने जीवित बचे लोगों को लेने और उन्हें शुरुआती गांव में वापस ले जाने के लिए कुछ लोगों को लाने का फैसला किया। आखिरकार वे वर्तमान में अपनी छोटी सेना को 2 गांवों में विभाजित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। युवा ड्राइवर की आंखें कभी कभी रियरव्यू मिरर में दिखती थीं और वह आदमी बर्फीले सौंदर्य को देखकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाता था। हालांकि अपना दिमाग खराब होने के डर से उसकी नजर सड़क पर लौटने से पहले एक बार में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकती थी। झपट्टा मारना। अचानक शांगरुआन बिंगजू का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलने से पहले बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा पटक दिया। सड़क की खराब हालत के कारण लगभग 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा वाहन कुछ मीटर तक आगे बढ़ता रहा और अचानक 2 हिस्सों में बंटने लगा। बूम!
बिना किसी चेतावनी के कार आग के बादल में बदल गई। इस प्रक्रिया में ड्राइवर की हत्या। पीछे चल रहा काफिला तुरंत रुक गया और कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से बमुश्किल बचा। कोई भी वाहनों से बाहर न निकले। शांगुआन बिन जू बसों के सामने आया और उनके दाहिनी ओर जंगल की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में आदेश दिया। क्योंकि आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद की कमी के कारण कुल मिलाकर लगभग 60 हथियारबंद लोग थे, शांगुआन बिन जू ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए शुरुआती गांव में वू यीजुन और कई जिंगी के साथ अन्य 30 को छोड़ दिया था। इसका मतलब ये था कि जीवित बचे लोगों के इस समूह में वास्तविक युद्ध क्षमता वाली वह एकमात्र व्यक्ति थी। की पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आ रही थी जो किसी व्यक्ति की हंसी के समान लेकिन दो धातु की प्लेटों के आपस में रगड़ने की तेज आवाज के समान थी। शांगुआन बिन जू समारोह में नहीं रुकी और उसने अपनी छड़ी को आगे की ओर इशारा करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सबसे विश्वसनीय कौशल को सक्रिय कर दिया। जमाना। उसके शरीर से एक घना सफेद बादल फूटा और अगले ही पल उसके सामने के पेड़ों को घेर लिया। पेड़ धीरे धीरे जमने लगे और 5 सेकंड से भी कम समय में 10 मीटर आगे की हर चीज बर्फ की मूर्तियों में बदल गई। जगह शांत रही और हवा के एक हल्के झोंके ने शांगुआन बिन जू की कॉम्बैट ड्रेस को हवा में धीरे धीरे नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने अपने दांत पीसते हुए दोनों पैरों में ताकत लगाकर पीछे की ओर कूदने से पहले अपने सामने बर्फ की एक बड़ी दीवार बनाई। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा। तेज हवा की आवाज के बाद 1 दर्जन तीर जंगल की छाया से उड़े और बर्फ की दीवार से टकराए, लेकिन फंसने से पहले इसे पूरी तरह से छेदने में असफल रहे। जैसे ही शांगुआन बिन जू ने 10 मीटर दूर छुआ, जंगल से एक छाया बाहर निकली। टकराना। वह मोटी बर्फ की दीवार जो कई बंदूकों की गोलियों को भी रोकने में सक्षम थी, हर जगह उड़ती हुई सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। हालांकि शांगुआन बिन जू अपने सामने प्राणी को देखकर अधिक आश्चर्यचकित थी। लगभग 5 फीट लंबा, बड़ा पेट, मोटी भुजाएं चर्बी से ढकी हुई, तेज नुकीले कान, विशाल नाक, उभरी हुई पीली आंखें, दांत जो बिंदु पर उभरे हुए थे, और उसके एक हाथ में एक बड़ी सफेद हड्डी थी जबकि वह पूरी तरह से नग्न था, एक भूरे रंग के कपड़े की लंगोटी के लिए जो उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को ढकती थी। जाओ भूत। शांगुआन बिन जू की खूबसूरत आंखें अविश्वास से चमक उठी और पहली बार वह सदमे में हकलाने से खुद को नहीं रोक सकी। की बड़ी हड्डी वाली छड़ी वाला मोटा भूत हंसा और उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ अजीब शब्द चिल्लाए। शांगुआन बिन जू ने भौहें सिकोड़ ली और जल्द ही उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसके सामने वाले भूत के बमुश्किल आधे आकार के 12 छोटे भूत जंगल से बाहर आए। अध्याय 148 पहला ऑर्डर शांगुआन बिन जू, आकर्षक बर्फ भाग 1। ये 12 छोटे भूत लगभग 1 मीटर लंबे, फटे हुए चिथड़ों से बने लंगोटी भी पहनते थे जो मुश्किल से उनके शरीर के निचले हिस्से को ढकते थे। हालांकि आकार और बड़े पेट के अलावा बड़े भूत के साथ सबसे स्पष्ट अंतर उनके हथियार थे। जबकि मोटे भूत के पास एक बड़ी सफेद हड्डी होती थी, छोटे भूतों के हाथों में लकड़ी के क्रॉसबो होते थे और उनकी पीठ पर नुकीले हड्डी वाले तीरों के साथ एक छोटा तरकश होता था। आप सभी सड़क का अनुसरण करें और बाई जेमिन और बाकी लोगों की तलाश करें। शांगुआन बिन जू ने शांति से आदेश दिया और काफिले के ड्राइवरों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसके पीछे जंगल में भाग गई। उसे इतनी तेजी से छाया में गायब होते देख सबसे ऊंचे भूत ने कुछ तीखे शब्द चिल्लाए और पूरी गति से उसका पीछा किया, जबकि छोटे भूत चिल्लाए और तेजी से उसके पीछे भागे। ड्राइवरों ने चीजों के बारे में सोचने में देरी नहीं की और जल्दबाजी में वाहनों को हवा और धूल के झोंके में बदल दिया जो जल्द ही उस गांव की ओर क्षितिज में गायब हो गए जहां बाई जेमिन और बाकी लोग वर्तमान में तैनात थे। मन के अस्तित्व के कारण जंगलों और पौधों में उत्परिवर्तन हो गया था। शांगुआन बिन जू 5 मिनट तक दौड़ी और उसने जो कुछ देखा वह हरा और अधिक हरा था। ये जानते हुए कि चीन के विशाल जंगलों में बहुत दूर जाना उसके लिए अच्छा नहीं था, वह एक बड़े समाशोधन के बीच में रुक गई क्योंकि उसने देखा था कि मोटे भूत की आभा निश्चित रूप से उस पर केंद्रित थी, जिसका अर्थ था कि उनकी समान गति के कारण वह राक्षस को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा।
उसके रुकने के तुरंत बाद हवा का झोंका आया और शांगुआन बिन जू तेजी से पीछे हट गया, जिससे हड्डी के तीर अपने लक्ष्य से चूक गए और इसके बजाय जमीन और पीछे के पेड़ों से टकरा गए। के मोटा भूत जंगल की छाया से बाहर निकला और उसे देखकर जोर से हंसा और अपनी राक्षसी जीभ से उसके सूखे होंठ चाटे। हालांकि काल्पनिक कहानियों के भूत आवश्यक रूप से दुनिया के मन से पैदा हुए भूतों के समान नहीं थे, कम से कम उनकी अशिष्टता उन वासनापूर्ण आंखों को ध्यान में रखते हुए समान थी जब छोटे जीव अपने सामने सुंदर महिला को देखते थे। शांगुआन बिन जू कभी भी बहुत बोलने वाली महिला नहीं थी, इसलिए अपने दुश्मनों को परखने और पहचानने के बाद उसने तुरंत दूसरे पक्ष के जीवन को समाप्त करने के अलावा किसी अन्य इरादे से हमला करना शुरू कर दिया। बर्फ के कांटे। उसके आदेश के तहत मोटे भूत के सामने की जमीन अचानक जम गई और बिना किसी चेतावनी के कई नुकीले कांटे उगाए। मोटे भूत ने अपनी नाक से सूंघा और बिना किसी अजीब हरकत के अपनी हड्डी की छड़ी से आगे बढ़कर बर्फ के कांटों को पूरी आसानी से नष्ट कर दिया और बेतहाशा हंसते हुए आगे बढ़ गया। शांगुआन बिन जू थोड़ा घबरा गया क्योंकि दुश्मन की शारीरिक ताकत वास्तव में परेशान करने वाली थी। उसका आइस मेकर कौशल हमलों, बचाव और यहां तक कि जाल के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन यह अग्नि प्रकार के कौशल या अन्य हमलावर तत्वों जितना विनाशकारी नहीं था। मोटे भूत ने अपनी हड्डी की छड़ी को घुमाया और क्षैतिज रूप से काट दिया। हालांकि हड्डी की छड़ी तेज नहीं थी, यह अविश्वसनीय रूप से कठोर थी, इसलिए यदि यह हमला उस पर पड़ता तो वह निश्चित रूप से एक या दो पसलियों को तोड़ सकती थी। शांगुआन बिन जू ने हमले से बचने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाई और आगे बढ़ने से पहले कई बर्फ की गोलियां बनाते हुए अपना हाथ लहराया। बर्फ की गोलियां मोटे भूत के शरीर पर लगी, लेकिन वे सभी उसकी सख्त त्वचा पर फट गईं और पानी में बदल गईं जो उसके शरीर से नीचे बह गईं। जानवर जोर से हंसा जैसे वह उपहास कर रहा हो। 12 छोटे भूतों ने जंगली बच्चों की तरह हंसते हुए अपने क्रॉसबो उठाए और शांगुआन बिन जू की ओर गोली चला दी, जिसने अभी तक ठोस जमीन को नहीं छुआ था। मध्य हवा में होने के कारण इससे बचना असंभव था, इसलिए शांगुआन बिन जू ने अपने पैरों के नीचे एक छोटा सा बर्फ का मंच बनाया और जल्दी से इसका इस्तेमाल खुद को किनारे करने के लिए किया, मुश्किल से हड्डी के तीरों से बचते हुए। जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले उसने अपनी छड़ी से इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, बर्फ का तीर। तुरंत 20 से अधिक बर्फीले तीर बनाए गए और हाथों को हिलाकर आश्चर्यजनक गति से आगे की ओर छोड़े गए। स्तर 25 होने के कारण विकसित होने से सिर्फ एक कदम दूर, शांगुआन बिन जू छोटे भूतों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब 20 से अधिक बाणों ने उनके सिर, छाती, हृदय, पेट और उनके शरीर के अन्य हिस्सों को छेद दिया तो छोटे जानवर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके। आपने वाइल्ड गोब्लिन लेवल 16 की सोल पावर हासिल कर ली है। आपने वाइल्ड गोब्लिन लेवल 13 की सोल पावर हासिल कर ली है। 12 संदेश तेजी से उसके रेटिना में चमकने लगे और शांगुआन बिन जू को आखिरकार एहसास हुआ कि ये जीव वास्तव में भूत थे और सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं थे। आखिरकार सोल रिकॉर्ड के पास ब्रह्मांड में हर प्राणी की आत्मा और स्रोत को पढ़ने की शक्ति थी। उसी जाति के अपने साथियों की शीघ्र मृत्यु पर मोटा भूत अपनी ऊंची आवाज में हंसा और मानो उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी, वह उसे गंभीर रूप से घायल करने के इरादे से फिर से आगे बढ़ गया। सही, शुरू से ही राक्षसों का लक्ष्य उसे घायल करना और पकड़ना था, न कि उसे मारना। जहां तक कारण का सवाल है, वह उद्देश्य के बारे में स्पष्ट थी। शांगुआन बिन जू ठंडी हंसी के अलावा कुछ नहीं कर सकी और उसके लाल होंठ एक अजीब सी मुस्कान में बदल गए। बर्फ की लताएं। जमीन से दर्जनों जमी हुई लेकिन अविश्वसनीय रूप से लचीली लताएं मोटे भूत की ओर बढ़ी और सफलतापूर्वक उसके आक्रमण को रोक दिया। जानवर गुर्राने लगा क्योंकि उसके शरीर पर चर्बी हिलने लगी, जिससे बर्फ की लताएं तेजी से टूटने लगीं। शांगुआन बिन जू ने अपने शेष मन का 60% खर्च किया और एक छोटी, नाजुक बर्फ की तलवार तैयार की। वह ये जानकर जल्दी से आगे बढ़ी कि उसका समय सीमित था क्योंकि लताएं निश्चित रूप से अधिकतम 1 या 2 सेकंड से अधिक नहीं टिक सकती थीं। इससे ठीक पहले कि बेलें हजारों छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल गईं, वह पीछे हटने के लिए मजबूर होने से पहले मोटे भूत के शरीर पर हल्का सा प्रहार करने में कामयाब रही क्योंकि बड़ी हड्डी की छड़ी जमीन से टकराई जहां वह पहले खड़ी थी, जिससे पृथ्वी जोर से हिल गई। की
मोटे शैतान ने अपनी छाती पर घाव को छुआ, जहां से कुछ हरा खून मुश्किल से निकल रहा था, और जोर से हंसा। शांगुआन बिन जू ने देखा कि घाव बहुत हल्का था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा उदास हो गया। हालांकि इस बर्फ की तलवार ने व्यवहारिक रूप से उसके सारे मन को भस्म कर दिया था, फिर भी वह अपने सामने वाले दुश्मन की त्वचा को मुश्किल से भेद सकी। सबसे बुरी बात यह थी कि बर्फ की तलवार को बनाए रखने के लिए उसे लगातार मैना का उपभोग करना पड़ता था, इसलिए अधिक से अधिक उसे शक्तिहीन होने से पहले 30 सेकंड में लड़ाई खत्म करनी होती थी। जबकि शांगुआन बिन जू का अपने मन पर बहुत अच्छा नियंत्रण था, लेकिन इतने कम समय में इस पर पूरी तरह से कब्जा करना असंभव था। यहाँ तक कि बाई जेमिन की तरह जब वह खुद को बहुत कठिन लड़ाई में पाती थी, तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अधिक खपत कर सकती थी, क्योंकि उसके कौशल को सक्रिय करने में एक छोटी सी गलती ऊर्जा की खपत में बड़ा अंतर ला सकती थी। मोटे शैतान ने उसके खून से सने हाथ को चाटा और फिर से आगे बढ़ गया। इसकी आंखों में बेलगाम पागलपन और जलती हुई वासना चमक रही थी। यह ऐसा था मानो जानवर को कोई डर नहीं था, या मानो उसे अपने सीने में घाव से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अध्याय 149 पहला ऑर्डर शांगुआन बिन जू, आकर्षक बर्फ भाग 2 अंतिम। क्या बाई जेमिन और उसके सैनिकों द्वारा हाल ही में पुनः कब्जा किए गए गांव के मुख्य विला के अंदर वह अचानक खड़ा हो गया, और जब उसने अपने सामने वाले युवक को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आधे रास्ते में 1 दर्जन भूत दिखाई दिए? उन्होंने ऐसे पूछा जैसे ये पुष्टि करना हो कि उन्होंने पिछली रिपोर्ट को गलत नहीं सुना है। वह हाँ। युवा ड्राइवर और शांगुआन बिन जू के नेतृत्व वाले कारवां के बाकी ड्राइवरों ने तुरंत सिर हिलाया। उनमें से एक ने चिंतित और भयभीत होकर कहा, नेता बाई, उन राक्षसों में से एक वास्तव में बड़ा था और शक्तिशाली दिखता था। मिस शांगुआन बिन जू ने हमें आपको स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन वह उन अजीब प्राणियों के खिलाफ अकेले लड़ रही थी। धत्तेरी की। बाई जेमिन शाप देने से खुद को नहीं रोक सकी और तेजी से उत्तरी सड़क की ओर बढ़ते हुए अपनी स्थिति से गायब हो गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि भूत अचानक उसके समूह में किसी पर हमला कर देंगे, जबकि उसे अभी अभी पता चला था कि ये जीव अस्तित्व में है। जंगल के भीतर उसी समाशोधन में शांगुआन बिन जू मोटे भूत के खिलाफ एक भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। उनमें से प्रत्येक के अपने अपने फायदे और नुकसान थे, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि वे समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि वास्तविकता ये थी कि शांगुआन बिन जू की स्थिति इस समय काफी जटिल थी। झपट्टा मारना। उसने अपने हाथों में बर्फ की तलवार से वार किया और मोटे भूत की पीठ पर एक नया घाव दिखाई दिया, जो अब हल्के घावों से छलनी हो गया था, जिसमें से हरा खून लगातार निकल रहा था। के। मोटा भूत हंसा और अपनी हड्डी की छड़ी को पीछे की ओर घुमाया, जिससे उसके चारों ओर की हवा दबाव को झेलने में असमर्थ हो गई। शांगुआन बिन जू का खूबसूरत चेहरा बर्फ के व्यक्तित्व जितना ही ठंडा था। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए और जैसे ही वह तेजी से पीछे की ओर कूदी, उसके और मोटे भूत के बीच एक मोटी बर्फ की दीवार खड़ी हो गई। बूम! जब सफेद हड्डी की छड़ी बर्फ की दीवार से टकराई, तो मोटे भूत द्वारा किए गए हमले से उत्पन्न बल के कारण शक्तिशाली रक्षात्मक दीवार बर्फ के हजारों छोटे टुकड़ों में टूटने से पहले 1 सेकंड से अधिक नहीं टिक सकी। शांगुआन बिन जू के चांदी के बाल पिछले विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव के साथ अव्यवस्थित रूप से नृत्य कर रहे थे। उसका चेहरा लगभग एक चादर की तरह सफेद था और उसकी विशाल छाती लगातार ऊपर और नीचे गिर रही थी, क्योंकि पसीने की एक छोटी सी बूंद उसकी छोटी नाक से चुपचाप फिसल रही थी। शांगुआन बिन जू का कुल मन 220 से थोड़ा अधिक था, लेकिन भले ही मोटे भूत के खिलाफ लड़ाई उसके फूटने के बाद मुश्किल से लगभग 5 मिनट तक चली हो, उसका कुल मन घटकर कुल 70 अंक से थोड़ा अधिक हो गया था। उसके सामने दुश्मन की विस्फोटक गतिविधियों और हमलों को रोकने के लिए लताओं, कांटों, गोलियों, बर्फ की बाइकों और बर्फ की दीवारों को बनाने के लिए उसके फर्स्ट ऑर्डर आइस मेकर कौशल की निरंतर सक्रियता के साथ साथ मन और जादुई शक्ति से भरी बर्फ की तलवार का निर्माण भी किया गया था। उसके मन को लगातार सूखा दिया। इसके अलावा अपने एकमात्र हथियार को बनाए रखने के लिए उसे बिना आराम के लगातार और व्यावहारिक रूप से मन पर आरोप लगाने की जरूरत थी। इस दर पर वह अपनी अधिकांश युद्ध शक्ति खोने से पहले मुश्किल से कुछ सेकंड ही टिक सकी।
के। उसने पलटकर देखा और मोटे भूत को हंसते हुए देखा। भले ही प्राणी का शरीर घावों से भरा हुआ था और खून ने उसके पूरे शरीर के साथ साथ उसके नीचे की जमीन को भी दाग दिया था, फिर भी वह उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था और अपने टूटे हुए होठों को चाट रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और फिर से आगे बढ़ी, एक खतरनाक आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गई जिसमें थोड़ी सी भी गलती उसकी जान नहीं तो एक महिला के रूप में उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचा सकती थी। शांगगुआन बिंगजू ने बर्फ की गोलियां चलाईं, जिससे मोटे भूत के शरीर पर बार बार प्रहार हुआ। हालांकि उसके हमलों का स्पष्ट रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी वह लगातार वही क्रिया करती रही। मोटे भूत के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान थी और वह एक अजेय लोकोमोटिव की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसने बर्फ की गोलियों को चुनौती दी और अपनी हड्डी की छड़ी को सभी दिशाओं में तेजी से घुमाया। बूम बूम बूम। भूत के भीषण प्रहार से एक के बाद एक बर्फ की दीवारें नष्ट हो गईं और शांगगुआन बिंगजू को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब तक कि अंततः उसका मैना खतरनाक रूप से गिर नहीं गया। उसने दुश्मन भूत की ओर देखा और बर्फ की तलवार गिरा दी। पीले चेहरे के साथ उसने देखा कि कैसे उसने अपने मन का बहुत अधिक उपभोग करने के बाद जो हथियार बनाया था वह उसी समय गायब हो गया जब उसने इसे बनाए रखने के लिए मन को खोना बंद कर दिया। भूत जोर से हंसा और एक कदम आगे बढ़ाया कि अचानक उसकी उग्र और वासनापूर्ण अभिव्यक्ति पूरी तरह से स्थिर हो गई। पहली बार राक्षस के सामने देखते ही उसकी आंखें डर के मारे चमक उठी और उसका पूरा शरीर कांप उठा। नहीं रुको। बाई जैमिन, जो पलक झपकते ही 10 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी थी और जंगल के माध्यम से शांगगुआन बिंगजू की तलाश कर रही थी, उसने अपने पीछे नाजुक रोना सुनकर अपनी हरकतें रोक दी। जुबान युवान तलवार ब्लेड से परावर्तित होने वाली सूर्य की किरणों के साथ ठंडी चमक रही थी और पसीने की एक बूंद भूत के चेहरे पर फिसल रही थी। मोटा भूत मृत्यु को महसूस कर सकता था, पूर्ण मृत्यु जो उसके सामने मानव की अंधेरी आंखों से आ रही थी। ये वैसा ही था जैसे जब सूर्य चंद्रमा से ढक गया हो और ग्रहण के प्रकट होने के बाद रात अप्रत्याशित रूप से उतरती हुई प्रतीत हो रही हो, जिससे प्रकाश अवरुद्ध हो गया हो। क्या बाई जेमिन ने उसके और राक्षस के बीच दूरी बनाने के लिए पीछे छलांग लगाई और शांगगुआन बिंगजू को ऐसे देखा जैसे वह एक पागल महिला को देख रहा हो। क्या वह चाहती थी कि वह उस भूत को न मारे? उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसकी सांसें अनियमित थीं जो स्पष्ट रूप से मन और सहनशक्ति की अत्यधिक खपत का संकेत देती थी। इसके अलावा बाई जेमिन अपने हाथों से बर्फ की तलवार को गिरते हुए देखने के लिए ठीक समय पर पहुंची थी। आप अब भी अहंकारी व्यवहार करेंगे? वह भौहें चढ़ाकर डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शांगगुआन बिंगजू ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट आंखों से उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है। ये भूत वही है जिसकी मुझे अगले चरण में विकसित होने के लिए आवश्यकता है। बस ध्यान से देखो और तुम समझ जाओगे। बाई जेमिन ने अपने पीछे एक पेड़ की ओर कूदने से पहले भौहें चढ़ा ली और सिर हिलाया। उसकी निगाहें भूत पर टिकी हुई थीं और इंतजार कर रही थी कि अगर वह इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती तो वह उसे मार डालेगी। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह और अधिक मजबूत हो जाएगी, इस तरह वह अधिक उपयोगी होगी। अगर वह मर गई तो उसने अब तक जो कुछ भी किया है उसका कोई मतलब नहीं होगा। मोटा भूत अचानक दहाड़ा और आगे बढ़ गया। उसकी वासनामयी आंखें गायब हो गई थीं और रक्तरंजित हो गई थीं। इतनी भयावह आत्मिक शक्ति के साथ कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रु के प्रकट होने के कारण मोटे भूत ने महिला की कुछ आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने और मानव पुरुष को हराने का मौका पाने के लिए उसे मारने का फैसला किया था। शांगगुआन बिंगजू मुस्कुराया। उसकी मुस्कान, हालांकि थकी हुई थी, सूरज की किरणों की तरह उज्ज्वल और गर्म थी जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। एक पल के लिए बाई जैमिन खुद को लिलित की मुस्कुराहट से तुलना करने से रोक नहीं सकी। उसकी वर्तमान मुस्कान कितनी सुंदर थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और फुसफुसाई, जलाओ। उसकी तर्जनी पर धधकती अंगूठी चमक उठी और गहरे लाल रंग की ज्वाला का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसने भूत को पूरी तरह से घेर लिया। प्राणी दर्द से कराह उठा और उसके शरीर की त्वचा कांपने लगी। आश्चर्यजनक रूप से कुछ सेकंड के बाद लाल रंग की लपटें बाहर की ओर फूटी और हवा में गायब हो गईं। जानवर अपने अजीब कौशल से उन्हें हिलाने में कामयाब हो गया था।
भूत के शरीर पर कुछ जलन थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसकी त्वचा से निकलने वाली गर्म भाप की मात्रा थी। ये गर्म भाप राक्षस के शरीर को थोड़ा थोड़ा करके जला रही थी और इसका स्रोत आश्चर्यजनक रूप से सारा पानी था जो उसके छिद्रों में छोड़ दिया गया था। पानी जो युद्ध की शुरुआत से ही शांगुआन बिन जू द्वारा छोड़ी गई बर्फ की गोलियों से बना था। क्या होता है जब कोई ठंडी चीज अत्यधिक गर्म चीज से टकराती है? शांगुआन बिन जू ने बाई जेमिन की ओर देखा और उसकी मुस्कुराहट अभी भी उसके थके हुए चेहरे पर अंकित थी। तब क्या होता है जब कोई अत्यधिक गर्म वस्तु किसी अत्यधिक ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है? आप बाई जेमिन की आंखों में एहसास चमक उठा और वह अपने सामने वाली महिला के प्रति प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। शांगुआन बिन जू ने अपनी आंखें सामने वाले भूत की ओर घुमाई और अपनी छड़ी उस पर तानते हुए उदासीनता से कहा, फ्रीज। अपने शेष 30 मन अंक खर्च करते हुए बर्फीली हवा के एक झोंके ने भूत के शरीर पर प्रहार किया और उसे बर्फ की मूर्ति में ढक दिया। हालांकि जानवर ने हार नहीं मानी और संघर्ष किया। उसका शरीर अजीब तरह से कंपन करने लगा और सारी बर्फ में दरारें फैलने लगी जो उसे रोके हुए थीं। कुछ सेकंड बाद बर्फ पूरी तरह से टूट गई और आगे बढ़ने से पहले भूत एक बार फिर दहाड़ा। हालांकि जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाया ही था, जानवर की आंखें चौड़ी हो गईं। क्रैक क्रैक क्रैक। उसके दाहिने पैर पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दी जो कुछ ही मिलीसेकंड में उसके पूरे शरीर में फैल गईं। बाई जेमिन स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि कैसे भूत का पूरा शरीर दरारों से छलनी हो गया था, जैसे कि वह कोई फूलदान हो जो टुकड़ों में बिखरने वाला हो। दरअसल तुलना वास्तविकता से बहुत दूर नहीं थी। टकराना। उसी समय जैसे ही सोल पावर का एक बड़ा गोला शांगुआन बिन जू के शरीर में प्रवेश किया, उसके रेटिना में कई संदेश चमकने लगे। हालांकि एक विशेष बात थी जिसने उसे मोहित कर लिया। आप सफलतापूर्वक फर्स्ट ऑर्डर तक विकसित हो गए हैं और अद्वितीय श्रेणी की आकर्षक बर्फ प्राप्त कर ली है। तभी उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई और जैसे ही सूरज की किरणें उसके ऊपर मंडराने लगीं, बाई जेमिन मदद नहीं कर सकी लेकिन सोचने लगी कि शायद स्वर्गदूत वास्तव में इतने सुंदर दिखते थे। अध्याय 150 अद्वितीय वर्ग आकर्षक बर्फ। आपने फर्स्ट ऑर्डर हैवी हॉबगोब्लिन लेवल 47 की सोल पावर हासिल कर ली है। अवर्गीकृत शत्रुओं को फ्रीज करें 5000/5000। आइस मेकर कौशल का उपयोग करके अवर्गीकृत दुश्मनों को मारें 2000/2000। प्रथम क्रम के दुश्मनों को मारें 2/2। अपने प्राकृतिक सौंदर्य से शत्रु को मोहित करें 1/1। आप सफलतापूर्वक फर्स्ट ऑर्डर तक विकसित हो गए हैं और अद्वितीय श्रेणी की आकर्षक बर्फ हासिल कर ली है। आपकी सहज सुंदरता चिंतन और सराहना के लायक है। एक निर्दोष बर्फ परी की तरह शुद्ध और बेदाग। सभी बर्फ प्रकार के हमले 20% अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी बर्फ कृतियों के प्रतिरोध को 20% तक बढ़ा देते हैं। आपका आकर्षण बढ़ता है। आपने सेकंड ऑर्डर एक्टिव स्किल लेवल 1 चार्मिंग आई हासिल कर ली है। आपने स्तर 32 तक ले लिया है। आपने स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 14 स्थिति अंक प्राप्त किए हैं। सभी अवशोषित आत्मा शक्ति की सही गणना की गई है। आपको अतिरिक्त आंकड़े मिलते हैं। ताकत जोड़ 40, चपलता जोड़ 2/9, सहनशक्ति जोड़ 2/5, स्वास्थ्य जोड़ 2/0, मन जोड़ 3/0, जादू जोड़ 2/7। यद्यपि शांगुआन बिन जू ने सफलतापूर्वक विकसित होने के समय तक बाई जेमिन की तुलना में अधिक आत्मिक शक्ति जमा कर ली थी, इसका कारण यह था कि वह उसकी तुलना में काफी तेजी से फर्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ गया था। लगभग एक सप्ताह के अधिक समय के अनुभव के साथ उसके लिए तुलना में थोड़ा अधिक स्तर ऊपर जाना स्वाभाविक था। हालांकि फिर भी उसके द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त आंकड़े उस समय बाई जेमिन की तुलना में बहुत कम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शांगुआन बिन जू ने कमजोर अस्तित्वों से आत्मिक शक्ति अर्जित की थी, जबकि बाई जेमिन ने सफलतापूर्वक विकसित होने से पहले एक से अधिक फर्स्ट ऑर्डर प्राणियों से लड़ाई की थी और उन्हें मार डाला था। फर्स्ट ऑर्डर में विकसित होने के बाद शांगुआन बिन जू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई है और उसकी आत्मा इस तरह से मजबूत हो गई है कि एक पल के लिए वह खुद इस पर विश्वास नहीं कर पाए।
लेकिन वर्तमान में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लेवल अप करने के बाद उसकी सहनशक्ति तुरंत 100% तक पहुंच गई और फर्स्ट ऑर्डर में विकसित होने की प्रक्रिया के दौरान उसने जो अतिरिक्त आंकड़े जमा किए थे उसके कारण उसका मन पूरी तरह से पीला पड़ गया था। फिर से रंग। फर्स्ट ऑर्डर में विकसित होने पर बधाई। एक अलसाए आवाज ने उसे उसकी आंतरिक काल्पनिक दुनिया से बाहर निकाला और एक तरफ देखने पर उसने बाई जेमिन को दूर से अपना हाथ हिलाते हुए देखा, ये देखते हुए कि आसपास कोई और शैतान नहीं है और चूंकि तुम ठीक हो, मैं गांव वापस चला जाऊंगा। वह चेन हे लड़का शायद अपने दिमाग से बाहर हो गया है क्योंकि मुझे लगता है कि उसने सुना है कि रास्ते में तुम पर हमला किया गया था। उन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए बाई जेमिन ने अपना पैर जमीन पर पटका और अपने पीछे एक तूफान छोड़कर अपनी स्थिति से गायब हो गया। ये देखकर शांगगुआन बिंगजू की नजर थोड़ी जटिल हो गई और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आहें भरते हुए एक पेड़ के बगल में बैठ गई, जैसे कि उसकी सहनशक्ति पुनर्जीवित हो गई हो। मानसिक थकान मौजूद थी। भले ही मुझे अभी बहुत बड़ी शक्ति मिली है, भले ही मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी आत्मिक शक्ति मेरे विकसित होने से पहले की तुलना में असीम रूप से शुद्ध हो गई है, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कितने मजबूत हैं। शांगगुआन बिंगजू ने अपनी सांसों में बड़बड़ाते हुए उस भूतिया गति को याद किया जिसके साथ बाई जेमिन गायब हो गई थी और साथ ही हैवी होबगोब्लिन की आंखों में डर का भाव भी याद आ रहा था। शांगगुआन बिंगजू स्वभाव से एक प्रतिस्पर्धी महिला थी और अतीत की कुछ घटनाओं के कारण वह विपरीत लिंग के प्रति और भी अधिक प्रतिस्पर्धी थी क्योंकि वह खुद को साबित करना चाहती थी कि महिलाएं अपने दम पर खड़ी हो सकती हैं और पुरुषों से आगे निकल सकती हैं। हालांकि वह जितनी मजबूत होती गई, उसे उतना ही अधिक महसूस हुआ कि उसके और बाई जेमिन के बीच दूरियां बढ़ गईं। अतीत में, चाहे वह प्रतिभाशाली और सुंदर चेन हे हो या कोई अन्य उत्कृष्ट युवा व्यक्ति, शांगगुआन बिंगजू उन सभी से आगे निकलने में सक्षम था। स्कूल ग्रेड से लेकर युद्ध क्षमता तक, वह हर पहलू में एकदम परफेक्ट थी। हालांकि जब से सर्वनाश बिना किसी चेतावनी के शुरू हुआ, बाई जेमिन अनजाने में उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन गई थी। उसने उससे आगे निकलने का प्रयास किया था और वास्तव में कुछ बिंदु पर उनकी ताकत इतनी दूर नहीं थी और विभिन्न शक्तियों को छोड़कर उनकी समग्र शक्ति समान थी। लेकिन किसी अज्ञात क्षण में वह सामान्य दिखने वाला युवक, जिसका अतीत सामान्य था और जिसके पास उजागर करने के लिए कुछ भी नहीं था, आकाश में उड़ गया और अब वह मुश्किल से उसकी परछाई को पहचान पा रही थी। भूल जाओ। एक दूसरी आह के बाद उसकी नीली आंखें भारी हॉबगोब्लिन की टूटी हुई लाश की ओर मुड़ गईं और उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसने एक जोखिम उठाया था जब उसने अद्वितीय वर्ग चार्मिंग आइस को चुना था क्योंकि अंतिम आवश्यकता कुछ कठिन हो सकती थी। हालांकि वह जानती थी कि वह सुंदर है और उसे अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी ताकत पर भी भरोसा था। लेकिन इतने दिनों के बाद प्रथम श्रेणी का कोई भी इंसान उसके रास्ते से नहीं गुजरा, इसलिए उसकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार उत्परिवर्तित और विकसित राक्षसों ने मानव जाति की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य से भूत प्रकट हुए जो स्वभाव से वासनापूर्ण थे। इस बात से अनजान कि सैकड़ों मीटर ऊपर आसमान में कोई तैर रहा है, शांगगुआन बिंगजू एक पल आराम करने के बाद खड़ी हुई और अपनी जीत से प्राप्त बूंद को उठाया। सफेद बादलों के ऊपर लिलिथ ने पूरी तरह से और बिना किसी निशान के गायब होने से पहले आह भरी। जब शांगगुआन बिंगजू ने पहली बार गांव में प्रवेश किया तो चेन हे डर से पीला चेहरा लेकर उसके पास दौड़ा और जल्दी से पूछा, बिंगजू, आप कैसे हैं? मैंने अभी सुना है कि दिग्गजों के भूत जैसे राक्षसों के एक समूह ने आप पर हमला किया था। अपने बचपन के दोस्त का चिंता से भरा सुंदर चेहरा देखकर वह हल्की सी मुस्कुराहट से खुद को नहीं रोक सकी। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है और अगर उसके हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी तो बाई जेमिन भी वहां मौजूद थी। यह है। चेन हे ने उसकी अधिकांश बातों को नजरअंदाज कर दिया और स्तब्ध होकर उसकी ओर देखा। कुछ सेकंड के बाद उसने कहा, बिंगजू, क्या तुम अधिक सुंदर हो गई हो या कुछ और? हालांकि शांगगुआन बिंगजू पहले से ही खूबसूरत थी, लेकिन जब चेन हे ने उसे ध्यान से देखा तो अब वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अचानक सामान्य से कुछ अधिक सुंदर हो गई है। इसकी वजह यह है। शांगगुआन बिंगजू ने उसे मुख्य विला की ओर ले जाते समय जो कुछ हुआ था उसका संक्षिप्त सारांश दिया।
रास्ते में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा करने वाले हथियारबंद लोगों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी और जिन बचे लोगों को अपने घरों को नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया था, वे कुछ देर के लिए घटनास्थल की खिड़कियों से बाहर देखने लगे और सोच रहे थे कि अब उनके जीवन का क्या होगा। तो आप पहले ही फर्स्ट ऑर्डर तक विकसित हो चुके हैं। चेन वह आश्चर्यचकित था। वह वर्तमान में 24 के स्तर पर था, इसलिए उसने अब केवल विकास और इसी तरह के मामलों के बारे में सीखा। शांगुआन बिंगजू को सुनकर उसे सब कुछ अजीब लगा। ये सही है। उसने सिर हिलाया और मुख्य विला के अंदर हॉल के दरवाजे की रखवाली कर रहे एक उग्रवादी ने तुरंत बंद दरवाजा खोल दिया ताकि वे अंदर जा सकें। अंदर शांगुआन बिंगजू और चेन हे का स्वागत बाय जेमिन और लिली को सहज मुस्कान के साथ बातचीत करते हुए देखकर किया गया। कभी कभी वह उसके चुटकुलों पर हंसती थी या वह उसके चुटकुलों पर झुंझलाकर गुर्राता था। इन दोनों में जरूर कुछ है। चेन हे ने अपने मुंह के किनारे पर हाथ रखा और फुसफुसाया। कौन जानता है? शांगुआन बिंगजू ने कमरे में प्रवेश करते हुए उत्तर दिया। बाय जेमिन, उन भूतों को क्या दिक्कत है? बाय जैमिन, जो एक नए प्रकार के दुश्मन की उपस्थिति के कारण महसूस किए गए तनाव को दूर करने के लिए लिलित के साथ बातचीत कर रही थी, शांगुआन बिंगजू की अचूक आवाज से आकर्षित हुई। उसने अपने सामने वाली सीट की ओर इशारा करने से पहले उसकी और चेन ही की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, बैठिए, हमें बात करनी है।